मैं हसनैन आलम और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। वक्त टीवी में आपका खैर मकदम है। अभी हमारी मौजूदगी ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कौमी सदर जनाब डॉक्टर एम एजाज अली के पास है। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि पार्लियामानी इंतखाब में आपके मोर्चा की क्या कारकर्दगी रहेगी। देखिए, बिहार में हम लोगों ने एक फार्मूला दिया है और वो ये है कि एनडीए के जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी, रामविलास पासवान साहब की पार्टी, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और मांझी जी की पार्टी, ये सब यहाँ एनडीए के घटक दल हैं। मेरा ये कहना है कि इनको मुसलमानों को वोट देना चाहिए और जहाँ बीजेपी का सीट है वहाँ हम लोगों का यही कहना है कि आप किसे वोट दें न दें ये आपकी मर्ज़ी पर है, वहाँ के लोगों की मर्ज़ी पर है। ये हम लोग का सीधा सा फार्मूला है। अब आप पूछेंगे कि आखिर इस तरह का फार्मूला क्यों, जब बिहार में आरजेडी है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस सब हैं, तो आप ये फार्मूला क्यों दे रहे हैं? आप तो एक तरह से समझिए कि एनडीए में वोट दिलाने की कोशिश, उससे सरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि मुल्क का जो माहौल इस वक्त हो चुका है, वैसे में मुसलमानों का वोट डिवैल्यूएटेड हो गया है। अभी ये वोट जो एक बग्घा अब तक देते चले आए हैं, इसमें इनको नुकसान ही नुकसान है। इसलिए इनको हिकमत के साथ वोट देना पड़ेगा, यही मेरा कहना है। लोगों के मन में ये ख्याल आती है कि उनके हिमायती दलों को भी अगर वोट देते हैं तो भाजपा के ही झोली में जाएगा। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरे साफ साफ समझ है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है कि अभी जो सिचुएशन है इसमें आप मोदी साहब को हरा नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। कोई भी पार्टी ये चाह ले कि हम मोदी साहब को हरा के सरकार बना लेंगे, ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसलिए कि जहाँ एक तरफ मोदी साहब हैं जो एक मजबूत लीडर के शक्ल में उभर चुके हैं और उनकी तकरीर है, उनकी मेहनत है, उनकी कूटनीति है, सब सक्सेसफुल है, इसको दुनिया लोहा मानती है। और दूसरी तरफ देखिएगा तो ऑपोजिशन में ना कोई लीडर है और ना कोई विजन है, बस मोदी हराओ मोदी हराओ मोदी हराओ चल रहा है। तो इससे कैसे बाहर जाएंगे जबकि सब कुछ उनके पास है? तो मेरा ये कहना है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मोदी साहब चूंकि मुसलमानों का जो मुसलमानों पर जो इम्प्रेशन है उनका, वो निगेटिव है, शुरू से निगेटिव, 10 साल से निगेटिव ही रहा है। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं ना है। कोई ऐसी पार्टी जिससे आप जो है तो नाराज़ हैं तो नाराज़ी हैं, चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा करे, इससे तो काम चलने वाला नहीं ना है। तो मेरा ये कहना है कि जो इनका जो नारा है कि ये 400 से ऊपर जाएंगे, तो उस नारे को हम चैलेंज न करें, बल्कि हम ये कोशिश करें कि ये जो मोदी जी का एनडीए है, इसको हम लोग वाजपेयी जी के एनडीए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें तब्दील कर देंगे। अगर क्षेत्रीय पार्टी जो जीत करके आएगा वो भी तो एनडीए का ही आदमी होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एनडीए में जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी हारने वाले नहीं हैं, आप समझ लीजिए। ये जो एनडीए ग्रुप है, ये में जो मोदी साहब जिसके लीडर हैं, वो तो खुद भी जीतेंगे और इन लोगों को भी जिताने की कोशिश करेंगे ना। तो मुसलमान इनको वोट देने तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए हम समझते ये हैं कि अगर मुसलमानों ने इन क्षेत्रीय दलों को वोट दे दिया तो ये क्षेत्रीय दलों के लिए एक्स्ट्रा वोट होगा। उनको तो मोदी साहब को वाला वोट तो मिलना ही है, ये मुसलमानों की तरफ से एक्स्ट्रा वोट हो जाएगा। तब ये वोट जब केंद्र सरकार आएगी और केंद्र सरकार अगर कोई गर्मी दिखाएगी तो उसको ये लोग नर्म करने का काम करेंगे। एक तरह से हम लोगों की ये पैरवीकार बन के रहेंगे, एक तरह से ढाल बन के रहेंगे। अभी तो ज़रूरत इसी का है कि कैसे मरकज़ी सरकार में हम अपना ढाल बना के भेजें किसी को।
ये ढाल बनने वाले नहीं है। जो इंडिया ग्रुप है ये ढाल बनने वाला नहीं है। अच्छा, ये एक और दूसरी सवाल ये है कि ओवैसी साहब भी कदम जमा रहे हैं बिहार में, इस मुतालिक आपकी क्या कहना है? देखिए, ओवैसी साहब के बारे में हम क्या बताएं, सारी दुनिया उनको बोलती है क्या है वो नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि जो माहौल आज मुल्क है उसमें किसी भी तंजीम मुसलमानों के नाम पर नहीं होना चाहिए जो सियासत करे। ऐसी तंजीम बनाया जाए जिसमें समाज के सब लोग हों, एक्सप्लॉयटेड लोग हों। ऐसी तंजीम बनाइए, नाम भी ऐसा ना रखिए कि जिससे झलके कि ये मुसलमानों की तंजीम। उसका हेड भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। अगर आपको काम करना है कि आपको सरकार से शिकायत है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से शिकायत रही है कि ये लोग पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ कोई वैल्यू नहीं देते हैं, इनका कोई ख्याल नहीं रखते हैं, तो इसके लिए ऐसी तंजीम बनानी होगी जिसमें पिछड़ों, दलितों और शोषित वर्ग को साथ रखिए, आप अल्पसंख्यक को भी रखिए। लेकिन न तो नाम उसका मजहब से जुड़ा होना चाहिए और न उसका हेड जो है तो किसी इस मजहब का होना चाहिए। काम हमको करना है, कोई ज़रूरी है कि हेड मुसलमान ही हो। काम करना है, आपकी पॉलिसी, आपकी विजन ठीक होनी चाहिए। अभी जो इंडिया इत्तेहाद बना है, भले ही मुल्क के पैमाने पर हो, लेकिन बिहार में इसका फीका असर इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो कैंडिडेट दिया जा रहा है उस पर एतमादी कैंडिडेट नहीं है। इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, यहाँ जो इंडिया है उसके हेड बॉस लालू जी है। वो जितना चाहेंगे कांग्रेस को सीट दे दिया, जितना चाहे कम्युनिस्ट को सीट दे दिया, ये उनका है, हेड बॉस है। लेकिन इनके फैमिली मेंबर्स का गर्दन ईडी में फंसा हुआ है। इनको जो चारा घोटाला में सज़ा मिलनी थी ये मिल गई, ये सज़ा काट भी ली है। अब तो फैमिली मेंबर्स का ही गर्दन फंसा हुआ है ईडी में। लेकिन आपने देखा होगा कि ईडी ने इन लोगों को कॉल किया और उसके बाद फिर इनको ज़मानत मिल गई। उसी तरह से ईडी ने केजरीवाल को भी कॉल किया था, ज़मानत तो नहीं मिली इनको, वो तो अंदर चले गए। उसी तरह से झारखंड वाले जो हैं सीएम वो भी आज अंदर हैं। तो इन लोगों ने ईडी के कॉल पर गए और चले गए अंदर, ज़मानत नहीं मिली इन लोगों को। आखिर लालू जी की फैमिली को ज़मानत क्यों मिल गई? अंदरूनी क्या बात है? जिस वक्त ये ज़मानत मिल गई उसी वक्त हम लोगों को अंदेशा हो गया और सारे लोगों को अंदेशा हो गया कि अब आरजेडी ऐसा कैंडिडेट देगा जो कमज़ोर होगा, जो बीजेपी को हरा नहीं सकेगा। आपको देखने में नहीं लगेगा जी, चूँकि जो निशानेबाजी चलेगी चुनाव के दौरान कि वो उनके खिलाफ आपको लगेगा जी। लेकिन जो रिजल्ट आएगा उससे आपको साफ झलक जाएगा कि आरजेडी को कितनी सीटें मिली, क्यों नहीं मिली। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।